हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि देखने जा रहे हैं, जो कि 2019 में 24 जनवरी का जो क्वेश्चन आया था वो वही हम लोग शुरू करने वाले हैं। टेक्निकल का आज है जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। 50-50 क्वेश्चन के स्लॉट में हम टेक्निकल का 3 पार्ट में इसका बनाएंगे। तीनों में एक्स्ट्रा फैक्ट भी होगा। इसका जो है कंप्यूटर 50 को पूछा गया है, उसका भी है जो कि अलग से सर बता देंगे। उसके बाद देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल, क्या है इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरपोल फील्ड कॉइल को हम लोग डीसी जनरेटर में यूज क्यों करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं। तो इंटरपोल को जो है डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। इंटरपोल के उपयोग करने से जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीसी जनरेटर में कम हो जाता है। इसके कारण से स्पार्किंग नहीं होता है। इसको जो है हमेशा जो है आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में ऐड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी पूर्ण आवेशित शीशा अम्लवर्ती यानी लेड एसिड सेल का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो जो लेड एसिड सेल का जो होता है विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोला जाता है वो कितना होता है 1280 होता है। देखिए किसी भी बैटरी का वो चार्ज है या नहीं है, यानी वो आवेशित पूर्णतः आवेशित है या कम आवेशित है, ये जानने के लिए उसका जो है विशिष्ट गुरुत्व देखा जाता है। यदि किसी बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व उच्च है यानी वो ज़्यादा आवेशित है, विशिष्ट गुरुत्व कम है यानी वो कम आवेशित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्विच which टाइप ऑफ स्विच यूज्ड इन स्टेयरकेस वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग मतलब होता है सीढ़ी में। वेयर ओबान लैंप इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन 2 प्लेसेस, यानी जो एक लैंप ही जो है वो 2 या 2 से अधिक जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको है जो कि इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा उपयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच के उपयोग करके जो है स्टेयरकेस वायरिंग में उपयोग किया जाता है इंटरमीडिएट का। यदि गेट का बोलेगा कि कौन सा गेट फंक्शन करता है स्टेयर में, मतलब कि कौन सा गेट फंक्शन उपयोग होता है, तो इसमें जो होता है एंड होता है। कौन सा होता है एंड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अन इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, यानी बोले है कि जो अचालक मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मतलब जिसको के जो कि कोई भी जैसे केबल के ऊपर जो प्लास्टिक का होता है पीवीसी का होता है वही इंसुलेटिंग मटेरियल बोला। कि इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो वो जो होना चाहिए सस्ता होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि उस पर किसी प्रकार का इंजरी ना हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब उसमें ये हाई वोल्टेज भी अप्लाइड किया जाए, मतलब उच्च वोल्टेज भी उसमें दिया जाए तो वो जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक न करे, यानी उससे कि विद्युत धारा प्रवाह ना करे। लो कॉस्ट यानी कि सस्ता हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है कि भारत में बिजली प्रचालन आवृत्ति कितना है। तो भारत में जो बिजली प्रचालन आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी में होता है वो कुछ फ्लक्चुएट भी करता है, ऊपर नीचे भी होता है। तो वो जो है आई यूल के अनुसार ±3% फ्रीक्वेंसी जो है कम ज़्यादा हो सकता है। ±3% तक परमिसिबल है, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंसी में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आगे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर में किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बूस्टर का है जो कि उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बूस्टर का जो उपयोग किया जाता है वो हम लोगों का किस में किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। किस में, ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिक बूस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ इंडक्टेंस होता है, कुछ जो कि कैपेसिटेंस होता है, यानी उसका कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होता है। उस इम्पीडेंस के चलते ट्रांसमिशन लाइन में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि वोल्टेज का हानि होता है। लेकिन वही नियत वोल्टेज को बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बूस्टर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक बूस्टर जो होता है
एक मोटर और एक जनरेटर का सेट होता है, जिसमें जो जनरेटर होता है वो सीरीज टाइप का होता है और जो मोटर होता है वो कैसा होता है, शंट टाइप का होता है। दोनों का एक सेट ही होता है, एक मोटर और जनरेटर का सेट होता है, जिसमें जो मोटर होता है वो कैसे होता है, शंट टाइप का, और जो जनरेटर होता है वो कैसे होता है, सीरीज टाइप का। मोटर शंट टाइप का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि शंट मोटर का जो स्पीड होता है वो नियत होता है। शंट मोटर का स्पीड नियत होता है, इसलिए जो है शंट मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, यानी आय का मान कितना दिया हुआ है, 40 ओम। 40 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। यदि करंट 1 एम्पियर, यानी आई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पैदा किया जाना, तो बैटरी का वोल्टेज यानी भी हमको जो है वो निकालना है। तो भी हम ओम लॉ से क्या जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं क्या चीज़, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यानी सिंपल हमको वोल्टेज निकालना है, तो करंट को और प्रतिरोध को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 40 गुना 1 कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज। फायर इज यूज विथ इलेक्ट्रिक फायर। देखिए इलेक्ट्रिक फायर होता कैसे, यदि जनरली शॉर्ट सर्किट के चलते ही जो है इलेक्ट्रिक फायर होता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसके कारण आग लग जाता है, करंट विद्युत धारा के चलते आग लग जाता है। तो उसके बुझाने के लिए हम लोग किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र, किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, तो वो हाइलोन या सीटीसी टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन पर वाट की इकाई है। ल्यूमेन पर वाट किसकी इकाई है, तो ये जो है तीव्र कार्य निष्पत्ति यानी कि ल्यूमिनस इफिशियंसी की इकाई है। ल्यूमिनस इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर फार्मूला होता है आउटपुट ल्यूमेन अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है 40 वाट का बल्ब है, वो जो है 20 ल्यूमेन इमिट कर, या तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 20 बटा कितना वाट का लैंप था, तो 40 वाट, यानी इनपुट 40 वाट दिए तो गुना 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। 20 दूना 40 और 50 दूना 100, यानी 50% जो हो गया उसका ल्यूमिनस इफिशियंसी हो गया। यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी को हमेशा किस चीज़ में डिनोट करते हैं, ल्यूमेन पर वाट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है एक एवीओ मीटर को माप सकता है, यानी एक एवीओ मीटर जो है वो क्या माप सकता है। तो देखिए ए का मतलब होता है एम्पियर, भी का मतलब होता है वोल्ट, और ओ का मतलब होता है ओम। यानी एम्पियर किसका यूनिट होता है, तो करंट का। वोल्ट किसका यूनिट होता है, ईएमएफ का। ओम किसका यूनिट होता है, प्रतिरोध का। यानी एक जो एवीओ मीटर है वो करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध को माप सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है हम लोगों का OCB का पूर्ण रूप क्या है। OCB का जो पूर्ण रूप है वो है ऑल सर्किट। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है MCB का पूर्ण रूप क्या है। MCB ये पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCB का पूरा नाम क्या, तो MCB का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो है ऑयल का उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जब सर्किट ब्रेकर का जब कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है तो वहाँ पे आग उत्पन्न होता है, यानी कि आग बोलें तो आग का है जो कि आग उत्पन्न वहाँ पे होता है, तो उसी को जो है बुझाने के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जेनर डायोड का। जेनर डायोड जो है हमेशा कौन बायस में है जो कि ऑपरेट होता है, तो रिवर्स बायस में। कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है। जब भी इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग करते हैं तो यह कैसे होता है, रिवर्स बायस होता है। वोल्टेज रेगुलेटर में इसका इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि करंट का मान कितना भी बढ़ा दें इसका वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा जब यह जेनर ब्रेकडाउन में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जो है वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है। तो एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण है फाई एन जेड पी अपॉन 60 ए।
जहाँ फाई क्या है, तो फाई जो है फ्लक्स पाई पोल है। क्या है, फ्लक्स पाई पोल। अगला है क्या चीज, एन है। एन क्या है, तो एन जो है जनरेटर का स्पीड है, किस में है, तो आरपीएम में है। एन जनरेटर का स्पीड है आरपीएम में। जेड क्या है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी उसमें कितना कंडक्टर उपयोग किया गया है, कितना चालक उपयोग किया गया है। जेड जो है चालकों की संख्या है। पी जो है, यहाँ पे पी जो है, पी नंबर ऑफ पोल, यानी उसमें कितना पोल मशीन में उपयोग किया गया है। ए जो है, उसमें जो बाइंडिंग उपयोग किया गया है, उसमें कितना पैरेलल पाथ है, यानी कि कितना समांतर रास्ता है उसमें। ए जो है ये डिपेंड करता है बाइंडिंग के टाइप पे। जनरली डीसी मशीन में दो प्रकार का बाइंडिंग उपयोग किया जाता है। एक होता है हम लोगों का लैप बाइंडिंग, एक होता है लैप बाइंडिंग, एक होता है वेव बाइंडिंग। एक क्या होता है, वेव बाइंडिंग। देखिए लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग क्या होता है, तो लैप बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होगा, यानी जो ए का मान होगा वो पी के मान के बराबर होगा। लैप बाइंडिंग में ए का मान पी के मान के बराबर होगा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि ए का मान पी के बराबर लैप में होगा या वेव में, तो हम लोग देखेंगे कि लैप में क्या है, ए या पी दोनों है, यानी ए जो है पी के बराबर हो जाएगा। वेव बाइंडिंग में जो होता है ए का मान हमेशा 2 के बराबर होता है। लैप बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है लो पोटेंशियल के लिए, यानी कम विभव के लिए। कम विभव वो कैसे याद रखेंगे, तो एल मतलब लो और पी मतलब पोटेंशियल, यानी लो पोटेंशियल। कम विभव के लिए लैप का, हाई विभव के लिए वेव का। हाई वोल्टेज के लिए किसका, वेव का। कम वोल्टेज के लिए किसका, लैप का। तो कम वोल्टेज और हाई करंट हो जाएगा लैप, और हाई वोल्टेज और लेस करंट हो जाएगा कौन सा, वेव बाइंडिंग। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोले कि AF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज क्या होता है, तो इसका जो क्रियाशील वोल्टेज होता है वो 36 kV से 760 kV तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले VVF ड्राइव से क्या आशय, तो VVF ड्राइव से आशय है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब सिंगल लाइन क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद है जो कि कर लेना है ये सब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक समकक्ष में निम्नलिखित स्थापन करने की आवश्यकता 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट, 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइटें, 10 सीलिंग फैन और 5 एग्जॉस्ट फैन सर्किटों की संख्या की जाए, यानी कितनी सर्किट की संख्या उपयोगी। तो IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 कहता है कि यदि लाइटनिंग सर्किट हो, कौन सा सर्किट हो, लाइटनिंग सर्किट हो, जैसे कि जिसमें कि पंखा बॉल, यानी 5 एम्पियर के करंट का लोड अधिकतम से अधिकतम हो 5 से 6 किलो में, तो लाइटनिंग सर्किट में जो अधिकतम पॉइंट हो सकता है वो एक सर्किट से अधिकतम 10 पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, और अधिकतम कितना वाट ले सकते हैं, तो 800 वाट ले सकते हैं। यदि वही पावर सर्किट का बात करें, यानी कि शक्ति सर्किट का बात करें, तो इसमें अधिकतम जो है हम लोग 2.3000 वाट का ले सकते हैं, 2.3000 वाट का। लाइटनिंग सर्किट में 10.800 वाट का। तो देखिए अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि क्या बोले कि 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट, तो 8 सॉकेट तो ये हो गया पहला। आगे देखिए 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइटें, तो ये तो 10 ट्यूबलाइटें के लिए ही एक सर्किट चाहिए, कहा कि 10 पॉइंट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, आई यूल ही कहता है। तो 10 ट्यूबलाइट के लिए एक हो गया। अगला ये 10 सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन के लिए भी है जो कि 10 गो के लिए एक हो जाएगा प्लस एक, कहा कि 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे सकते। 5 एग्जॉस्ट फैन, तो 5 यहाँ पे कितना सॉकेट है, 8 सॉकेट है, तो कितना हो गया 8 और 5 13। अधिकतम हम कितना दे सकते हैं, एक, लेकिन यह है कितना, तो 13। तो 13 के लिए हम लोग कितना सर्किट देंगे, 2, तो कितना हो गया टोटल 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हम लोगों का क्या, 4 सर्किट। सर्किटों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे कहा जाता है, तो जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, आइडियल या
आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो देखिए जो एसी सर्किट का जो होता है ये जनरली जब एसी सर्किट बोले तो हम लोग सिनुसॉइडल का लेंगे। किसका लेंगे? सिनुसॉइडल वेव का, सिनुसॉइडल वेव का। तो सिनुसॉइडल वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.1 के बराबर होता है। सिनुसॉइडल वेव में आरएमएस वैल्यू जो होता है वो पीक वैल्यू का 1/√2 गुना होता है। एवरेज वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 2/π गुना होता है। अगला आइएगा। अगला क्वेश्चन बोले किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट का होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। और जो हीटर, यदि बोल दे कि विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका होता है तो वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। हीटर का किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका किसका मिश्र धातु है? निकल, क्रोमियम और फेरस का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फेरस अगला क्वेश्चन क्या? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री। तो देखिए अस्थायी चुंबक जो है हमेशा बनाया जाता है हार्ड मैग्नेट का, यानी जो कठोर मैग्नेट हो उससे का। तो ये जो होगा किसका बनेगा? कार्बन इस्पात का। यदि बोले कि ट्रांसफार्मर ये समय जो है किस प्रकार का पदार्थ सामग्री उपयोग करके हम लोग ये चुंबक बनाए, टेम्पोरारी चुंबक बनाए, तो वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नरम लोहा हो जाएगा। लेकिन इसका अस्थायी चुंबक यदि बनाना हो तो क्या हो जाएगा? कार्बन इस्पात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए किसी प्रत्यावर्तित को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है, यानी जो अल्टरनेटर होता है इसको कौन एक्साइट करता है? तो इसको जो है हमेशा कौन एक्साइट करता है? शंट जनरेटर एक्साइट करता है। शंट जनरेटर जो होता है ये जो है अल्टरनेटर के रोटर पे ही दिया हुआ जाता है, या तो जो कि स्लिप रिंग से शंट जनरेटर से सप्लाई दिया जाता है एक्साइटर में। देखिए शंट जनरेटर का उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए भी किया जाता है। बैटरी को यदि चार्ज करने के लिए बोले कि बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो उसका भी उत्तर कौन सा हो जाएगा? शंट जनरेटर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलिए तारों के विद्युतरोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण, यानी देखिए किसका कहा? विद्युतरोधी प्रतिरोध, यानी आइसोलेशन यानी इंसुलेशन रेसिस्टेंस। कौन सा? इंसुलेशन रेसिस्टेंस। इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही उच्च होता है, इसलिए उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेगा का उपयोग किया जाता है। मेगा से एक क्वेश्चन पूछता है कि मेगा जो है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, किस टाइप का यंत्र है? तो मेगा जो है ये मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट है। अगला ऑप्शन में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? टाइकोमीटर। तो टाइकोमीटर से क्या मापा जाता है? टाइकोमीटर से मापा जाता है मोटर का स्पीड। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाता है, करंट मापा जाता है और प्रतिरोध मापा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पे क्या सी है, यानी सी मतलब क्या होता है? कूलम। तो कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का, यानी किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, कितना आवेश प्रवाह होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश प्रवाह होता है हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, जिसका मान 1.602 गुने 10⁻⁻19 के इक्वल होता है, यानी इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3। और भाई यदि पूछेगा कि एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है तो मान तो होता है 1.602 × 10⁻⁻19 ही, लेकिन साइन कुछ होता है पॉजिटिव का होता है प्रोटॉन पे पूछे तो। यदि न्यूट्रॉन पे पूछे तो इस पर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दो ट्रांसफार्मरों को तुल्यकालिता के लिए, तुल्यकालिता बोले या तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए बोले, यानी समानांतर ऑपरेशन के लिए बोले तो हम लोग क्या क्या कंडीशन है उसका?
तो इसका कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, वोल्टेज और फेज अनुक्रम जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि अल्टरनेटर में भी पूछे, अल्टरनेटर में भी पूछे तो अल्टरनेटर का भी सेम कंडीशन है, आवृत्ति सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज अनुक्रम सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग, सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच अधिकतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब इसका क्वेश्चन है कि कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। यानी डीसी जनरेटर जो है वो हम लोगों को किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय पर्यायन नियम पे काम करता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछता है कि जो डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ ही उत्पन्न होता है, क्या ये उत्पन्न होता है, डीसी जनरेटर में ईएमएफ जो उत्पन्न होता है उसका जो दिशा है वो कौन सा नियम से दिया जाता है, तो इसका जो दिशा दिया जाता है कौन सा नियम से दिया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिया जाता है। यदि वही पूछेगा कि मोटर में जो उसके रोटर का घूर्णन है यानी जो उसमें फोर्स उत्पन्न होता है उसका डायरेक्शन किस नियम से दिया जाता है, तो फैराडे लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने का चांस है। क्वेश्चन यह था कि डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर में भी बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस बैक ईएमएफ का डायरेक्शन किस नियम से दिया जाता है, तो डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से है जो कि पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन यानी डैम्पिंग प्रणाली है, तो भंभर डाया प्रणाली यानी ईडी करंट प्रणाली। देखिए स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली ये कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करने के लिए होता है, यानी नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न करने के लिए होता है। डैम्पिंग मतलब क्या होता है कि देखते होइएगा कि पॉइंटर कहीं पे जाके उसी पे क्या कर देता है, फ्लक्चुएट कर देता है, मतलब कि डोलते रहता है, तो वो डोलते रहता है उसी को जो स्थिर करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क यानी अवमंदन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा यानी कि कुशल जो है वो हम लोगों का कौन सा है, भंभर धाया प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश व्यवस्था उपकरण वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे स्विच सॉकेट आदि, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया, इस सब को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पीतल का। ये तो ऑप्शन से ऐसे भी छा सकता है, सोना इतना महंगा है कि स्विच सॉकेट उसका नहीं बन सकता, प्लेटिनम भी महंगा होता है, चांदी भी महंगा होता है, चांदी का कंडक्टिविटी यानी कि चालकता तो ठीक है लेकिन इसका जो है क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए स्विच सॉकेट आदि ये सब किसका बनाया जाता है, पीतल का, क्योंकि इसका जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और ये चालक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब, यानी देखिए यदि डीसी जनरेटर बोले, डीसी मोटर बोले, या तो ट्रांसफार्मर बोले, या इंडक्शन मोटर बोले, या अल्टरनेटर बोले, कोई भी बोले उसका अधिकतम दक्षता तभी ही होगा जब उसका परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो। एक इसका और कंडीशन है कि डीसी जनरेटर का जो है अधिकतम दक्षता कब होता, डीसी जनरेटर का नहीं, डीसी मोटर का अधिकतम दक्षता क्या होता, तो ऑप्शन देगा EB इज इक्वल टू V/2। ये भी कंडीशन है डीसी मोटर के लिए अधिकतम दक्षता के लिए, EB इज इक्वल टू V/2 जब होता है तो डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता होता है। दक्षता मतलब क्या होता है, इफिशियंसी यानी कि आउटपुट अबाटा इनपुट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है, तो टैपिंग स्विच जो है सेकेंडरी के थ्रू कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो टैपिंग स्विच जो होता है जब भी होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है हम लोगों का किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाले प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से
संबंधित है उस पाइपथ में प्रवाहित देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है कितना 50 ओम। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट। हम लोगों का पूछ क्या चाहिए प्रवाहित धारा। तो हम लोग जानते हैं कि ये तीनों क्वांटिटी किस में है, ओम के नियम में है। ओम का नियम हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर आई आर। यदि यहाँ से हम लोग किसका मान आई का मान निकलना है, आई का मान लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। V का मान कितना है 200, आर का मान कितना है 50, यानी 50 से हम लोग 200 में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 50 चौका 200, 4 एम्पियर इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोला है किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो रिएक्टिव पावर है वो वी आई साइन थीटा के बराबर दिया जाता है, जहाँ थीटा जो है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। देखिए यहाँ पे जो है 3 प्रकार का पावर होता है। ये हो गया रिएक्टिव पावर, एक होता है वास्तविक पावर जिसको कि रियल पावर कहते हैं, एक होता है एपिएंट पावर। तो जो एपिएंट पावर है वो डायरेक्ट V इंटू आई करने से आ जाता है। ये कौन सा पावर हो जाता है, एपिएंट पावर। एक होता है रियल पावर यानी वास्तविक पावर। तो वास्तविक पावर कैसे हो जाएगा, तो VI में जब हम लोग कॉस फाई से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा रियल पावर, और जब साइन थीटा से गुना कर देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा रिएक्टिव पावर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किलोवाट आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो वो जो है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। यदि बोलेगा आर मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो ये होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो ये भी होता है हम लोगों का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायम स्विच। डायम स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था यानी कि डेकोरेटिंग लाइटिंग सिस्टम में हम लोगों का जो है डायम स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी ट्रांसफार्मरों में ब्रीडर यानी श्वसनकों का उपयोग किया जाता है। तो श्वसनकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हवा से नमी को खींचने के लिए किया जाता है। बोलेगा कहीं कहीं पे देगा ऑप्शन में कि ब्रीडर में कौन पदार्थ का उपयोग होता है। तो ब्रीडर में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, सिलिका जेल का। कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, सिलिका जेल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका जेल के कलर को देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है कितना नमी अवशोष कर लिया। उसके बाद इसके कलर से ही सिलिका जेल का जो है स्ट्रेंथ पता चलता है नमी खींचने का। यानी किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हवा से नमी को खींचने के लिए किया जाता है। ब्रीडर में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ब्रीडर में जो है सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाला मोटर यानी कि जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है वो कौन सा है, प्रेरण मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर का जो है रखरखाव बहुत ही कम है, सस्ता होता है इसका रखरखाव। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोधक क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोधक क्षमता का ऐसा यूनिट ओम होता है। वोल्टेज जो वोल्टेज का वोल्ट होता है, ये तो दिया हुआ है वोल्टेज ही, वोल्टेज का क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। अगला है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। एम्पियर। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लिप ऑन मीटर है। क्लिप ऑन मीटर क्या है, तो क्लिप ऑन मीटर जो होता है वो क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलिए कि LT और HT लाइन पर काम करने के लिए, LT मतलब लो टेंशन, HT मतलब हाई टेंशन, लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए। तो देखिए राशन कार्ड, राशन कार्ड तो होना चाहिए चावल गेहूँ लाने के लिए। लाइसेंस कार्ड होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। आधार कार्ड होना चाहिए अपना पहचान बताने के लिए। लेकिन जो है लो टेंशन और हाई टेंशन लाइन पे काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास हमेशा कौन सा पद होना चाहिए, वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोले है किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर कौन सा है, जो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तांबा है। जब तांबा बोले पावर वायरिंग बोले तो 1.5 mm² होगा। यदि पावर ना बोल के आपको बोले लाइटिंग सर्किट में, तो लाइटिंग सर्किट में कितना होता है, वो 1 mm² होता है।
अगला देखिए, यही पावर बाइंग में यदि बोले कि ये एल्युमिनियम का होगा तब कितना होगा, तो उसका कितना होता है 2.25 mm² होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इन एन एसी सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी एसी सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इम्पीडेंस या इंडक्टेंस में, तो इंडक्टेंस जो है ये आता है किससे, इंडक्टर से। इंडक्टर से किससे आता है, इंडक्टर से, जिसको हिंदी में बोला जाता है पजेयन। पजेजन बोला जाता है, इंडक्टर से आता है कौन सा, इंडक्टेंस। इम्पीडेंस जो होता है इसको जेड से सूचित किया जाता है, इंडक्टेंस को जो है एक्सएल से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार, ऊपर बता चुके हैं कि पावर सब सर्किट में अधिकतम भार कितना होना चाहिए, 3000 वाट होना चाहिए। अधिकतम कितना पॉइंट होना चाहिए, तो 2 पॉइंट होना चाहिए। यदि बोलेगा लाइटिंग सब सर्किट में कितना, तो अधिकतम जो होना चाहिए पावर होना चाहिए वो 800 वाट होना चाहिए। अधिकतम पॉइंट कितना, तो अधिकतम 10 पॉइंट होना चाहिए। 10 पॉइंट से अधिकतम पॉइंट हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये 800 पावर सब सर्किट में आता क्या क्या है, तो पावर सब सर्किट में आ गया हीटर, आ गया गीजर, आ गया, ये सब आता है हम लोगों का। ये रेफ्रिजरेटर आ गया, ये वॉशिंग मशीन आ गया, ये सब आता है पावर सब सर्किट में। लाइटिंग सब सर्किट में कौन आता है, ट्यूबलाइट आता है, बल्ब आता है, पंखा आता है, टीवी आता है, ये सब हम लोगों का किस में आता है, सब लाइटिंग सब सर्किट में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बचोल जिले का उपयोग, बचोल जिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो बचोल जिले का उपयोग जो है आमतौर पर किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बचोल जिले का उपयोग जो है किस प्रकार के फॉल्ट यानी किस प्रकार के त्रुटि को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बचोल जिले का जो उपयोग है ट्रांसफार्मर में जितना भी इंटरनल फॉल्ट होता है यानी आंतरिक त्रुटि होता है, आंतरिक त्रुटि को पता करने के लिए ही हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बचोल जिले का प्रयोग करते हैं। और ये बचोल जिले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बचोल जिले जो है किस प्रकार का जिले है। तो बचोल जिले जो है गैस डिटेक्टिंग यानी गैस को डिटेक्ट करके जो है ये फॉल्ट को पता कर लेता है, यानी गैस डिटेक्टिंग जिले है बचोल जिले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्तित्व में निर्धारित किया जाता है, यानी अल्टरनेटर में जो है अल्टरनेटर किस में निर्धारित किया जाता है, तो केवीए में। ट्रांसफार्मर का भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का जो क्षमता है वो किस में किया जाता है, तो केवीए में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि केवीए में ही हम लोग क्यों उसका क्षमता को है जो कि निर्धारित करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 प्रकार का लॉस होता है, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। जो आयरन लॉस है वो उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है और जो कॉपर लॉस है वो उसके करंट पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे पावर फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए जो है अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर हो उसका रेटिंग किस में निर्धारित किया जाता है, केवीए में निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड और वास्तविक गति के बीच का अंतर, तुल्यकालिक स्पीड को एन से सूचित करते हैं और वास्तविक स्पीड को एन से सूचित करते हैं। जब भी वास्तविक स्पीड होता है वो तुल्यकालिक स्पीड से कम ही होता है, तो इसके बीच का जो अंतर कहलाता है ये स्लिप एस कहलाता है। यदि परसेंटेज स्लिप निकालना हो तो एन से यानी कि तुल्यकालिक गति से भागा दे के 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा परसेंटेज स्लिप। यदि जो वास्तविक गति है वो सिंक्रोनस गति यानी तुल्यकालिक गति से बढ़ जाए तो जो इंडक्शन मोटर है ये कैसा काम करने लगेगा, तो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। कैसा काम करने लगेगा, जनरेटर की तरह। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वास्तविक गति तुल्यकालिक गति से कब बढ़ेगा, तो जहाँ पे हॉलिंग लोड होता है, कहने का मतलब जैसे ट्रेन में यदि हम लोग इंडक्शन मोटर का उपयोग कर रहे हैं और वो कहीं ढलाव पे ढूलेगा तो वहाँ पे वास्तविक गति क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक गति से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है वो कैसा काम करने लगेगा, जनरेटर के जैसा, इंडक्शन जनरेटर के जैसा काम करने लगेगा। इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होता है इंडक्शन मोटर के कंडीशन के लिए वो 0 से लेकर के
एक के बीच में ही होता है। यदि जो है बोलेगा कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंडक्शन मोटर का स्लिप कितना होगा, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो स्लिप होगा उसका मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो अधिकांश जो होता है सिंगल फेज मोटर, उसमें हम लोग कंसेंट्रिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं होता। स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक होता है, एक स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप डाउन की स्टेप अप किसके लिए होता है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। स्टेप डाउन किसके लिए होता है, वोल्टेज को कम करने के लिए। लेकिन जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यदि पूछेगा कि कौन सा होता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। कैसा है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर है। इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो वोल्ट मीटर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ करते हैं। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग को जो है बस बार से कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर के साथ इसको कनेक्ट करके वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाया जाता है। तो जब भी वोल्ट मीटर जो होगा कम वोल्टेज को ही मापेगा, यानी बस बार में जो होगा हाई वोल्टेज ही होगा। यानी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। यानी कैसा ट्रांसफार्मर उपयोग होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि कौन सा दोलक ज्यादा स्थिर जाता। तो ये क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर है। ये याद रखना है कि कौन सा दोलक ज्यादा स्थिर होता है, तो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छुपाई गई या वाहिका नाली वाली डक्ट बाजिंग को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भूमिगत नाली पाइप बाजिंग। डायरेक्ट याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोग वैसा जूता उपयोग करेंगे जिससे कि विद्युत धारा पास ना हो सके, ताकि आदमी को जो है जो यानी विद्युत कार्य कर जाए उसको करंट ना लगे। तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस 50 क्वेश्चन ही। देखने के लिए थैंक यू। शेयर कीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी और यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम बताएं तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक का भी प्रॉपर क्लास करवा देंगे।